मित्रों, द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भावनेश अग्रवाल, आप सबका नमस्कार, सबको नमस्कार। कल मैंने भारत की आईटी सेक्टर कंपनियों के संबंध में चर्चा की थी, लेकिन उस संबंध में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा सबसे खास प्रायोरिटी पर कि अभी आप इन शेयरों को खरीदिए मत, कहीं खरीद लें। मेरी रिकमेंडेशन भी नहीं थी अभी, और ख़रीदना भी मत। इन कंपनियों के बारे में आप अपने लेवल पे स्टडी कर लें, आप अपने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उनसे चर्चा कर लें और इनका रिज़ल्ट आने दीजिए। और रिज़ल्ट पर जो मैनेजमेंट कमेंट देता है, रिज़ल्ट कैसे आते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट क्या होती है, उन सब को देखने के बाद ही आप कोई निर्णय लें अपने स्तर पर, क्योंकि रिज़ल्ट मेरे हिसाब से थोड़े कमज़ोर आएंगे। और आगे के लिए क्या कहता है ये मैनेजमेंट की देखने की पता पड़ेगा, ये स्थिति है। और अब सवाल ये है कि आज हम बाज़ार पर चर्चा कर लेते हैं। आज जो बाज़ार चल रहा है इस समय करीब 3 बजे हैं दिन के, और आज 8 तारीख है, दिन के 3 बजे हैं। इस समय बाज़ार की स्थिति है, बाज़ार बहुत साउंड पोजीशन में है। बाज़ार के अंदर 550 पॉइंट की बीएसई सेंसेक्स तेज है, 170-65 पॉइंट के आसपास निफ्टी तेज है, और कैश के शेयर भी तेज हैं, और कुछ और भी शेयर तेज हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज तेज है। फिर आपके ये जो है एक बैटरी कंपनी हो रहा है अमरा राजा, ये भी तेज है। 15-10% तेज हो गए हैं। हालांकि इनकी तेज़ी भी कोई उचित नहीं है। इनका खाली एक एग्रीमेंट हुआ है, किसी से बातचीत हुई है बैटरी के बारे में, उसके ऊपर तेज़ हुआ, वो कोई रिजल्ट लेस है, वो स्पेक्युलेटिव तेज़ी है। और आज ग्लैंड फार्मा तेज है ना, और आज एनएमडीसी भी तेज है। एनएमडीसी को भी थोड़ा उठाया है, लेकिन अब ये कहा नहीं जा सकता कि वास्तव में उसको उठा रहे हैं। इससे ज़्यादा अर्निंग इसकी पहले भी रह चुकी है, काफ़ी रह चुकी है, पहले तो नहीं उठाया। अब ये हो सकता है कि बाज़ार के अंदर जो रिवैल्यूएशन हो रहा है कई शेयरों का, उस चक्कर में हो सकता है कोई ऑपरेटर इसको उठा लिया है, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिएगा। और ऑपरेटर्स इतने होशियार हैं कि उनकी एक्टिविटी से ये पता ही नहीं पड़ता है कि वो बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं। शेयर तेज होगा या गिरेगा कोई पता नहीं पड़ता है। वो अचानक बेच के भाग जाते हैं, एकदम से शॉर्ट कट 1-2 रोज में अटका जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर। और भी कई शेयर तेज हैं, लेकिन अब तेज़ी का बाजार है, बुल फैज है बेटा। इसमें तेज़ी तो ओवरऑल तो जीत रहेगी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि छोटे मोटे झटके आते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल तेज़ी की वजह से सावधानी बरतें आप। लेकिन बिल्कुल इसमें यूफोरिया में नहीं आ जाए। यूफोरिया टाइप क्रिएट हो जाता है और उसमें आदमी आ जाता है, मारा जाता है। जैसे पहले ये रेलवे के और ये जो पीएसयू शेयरों में हुआ, पावर के शेयरों में हुआ, अभी की बातें बता रहा हूँ मैंने 20 दिन की, उसमें आ नहीं जाए, बड़ी सावधानी से करिए। अब एक ऐसा झटका है कि ये जो छोटे मोटे शेयर हैं ना, इनको मैं कच्चे कलवे कहता हूँ। मतलब ये कच्चे कलवों से ज़्यादा दोस्ती रखी तो खा जाते हैं आदमी को। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप मजबूत शेयरों में रखिए जिनके अंदर ग्रोथ आ रही है, चाहे प्रॉफिट कम आए लेकिन आपकी पूंजी तो सेफ रहेगी मेहरबान। सबसे बड़ी बात पूंजी की रक्षा करनी है। आप 50% की जगह 35% कमाइए, लेकिन मालिक पूंजी सेफ रखिए। और छोटे शेयरों में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आपके मान लो 10 शेयर आपने खरीदे, 2 टूट गए, 2 तो माइनस में आ गए, 2 के अंदर बराबर रहे, और 6 शेयरों में से 3 पर 70-80% का प्रॉफिट हुआ, 3 के ऊपर 20% का प्रॉफिट हुआ। बात तो वही पड़ी, बल्कि वो 35% कमाना ज़्यादा बढ़िया है मतलब लार्ज कैप में, अच्छे मजबूत शेयरों में। उसमें पूंजी सेफ है, आपको नींद अच्छी आएगी, और आपको खतरा कम है। कल को बाज़ार में कोई झटका लग जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, तो उसके बावजूद भी आपकी पूंजी इतनी गिरावट नहीं आएगी, मतलब सेफ रहेगी, और उठेगा भी जल्दी। फिर बात गिर के भी जल्दी उठता है। तो अब आप चर्चा कर लेते हैं आईटी शेयरों के ऊपर। चर्चा वैसे तो करीब पूरी हो गई है, बाकी तो करते रहेंगे बीच बीच में भी। अब मैं आज एक जो सेक्टर, एक ऐसा सेक्टर नहीं कह सकते आप उसको, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी कंपनियां एक्चुअली तो,
भारत की सिरमौर हैं, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की सिरमौर हैं, जो डाइवर्सिफाइड है। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप के बिजनेस एक ही कंपनी में हो रहे हैं, लाइक L&T, रिलायंस, ITC, ग्रासिम। इस तरह की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेकअप करते हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो का कोई प्रमोटर नहीं, ना कोई प्रमोटर ग्रुप है। ये कंपनी कम्प्लीटली प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज्ड है, और उन प्रोफेशनल्स का MD वगैरह का, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट या इलेक्शन जो है वो शेयर होल्डर्स करते हैं। इंस्टीट्यूशंस वगैरह मिलके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो कर लेते हैं। मतलब जैसे राम नायक साहब थे भी, बहुत लंबे समय रहे वो, उन्होंने कंपनी को बहुत ऊपर उठाया, काफ़ी प्रगति हुई उस दौरान, और अभी दूसरे आ गए हैं। मतलब तो सबसे पहले हम L&T को ही लेते हैं। L&T की हिस्ट्री शानदार रही है। L&T ने बहुत पैसा दिया है लोगों को, और इसमें देखिए कई डिविजन्स हैं, मल्टी डायमेंशनल कंपनी है। सबसे बड़ा जो डिवीज़न है इसका वो है कंस्ट्रक्शन डिवीज़न, इंफ्रा, जिसमें हर तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये सड़क है, पुलिया है, बांध है, नहरें हैं, समुद्र में भी कंस्ट्रक्शन करना वो कर देंगे, ये है ना। इस तरह के रेलवे लाइन, फिर आपके तेल के कुएं खोदना, वो हाइड्रोकार्बन में भी आ जाता है वो काम, हाइड्रोकार्बन में है वो, इस तरह का। और ये इनका जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 4,75,000 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक है। उसमें से 35% ऑर्डर बुक फॉरेन के हैं, फॉरेन विदेशियों के हैं, और 65% ऑर्डर देश से मिले, भारत से मिले। उसमें बिजनेस में ग्रोथ तो ठीक आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, मार्जिन कम है, 5.5% के आसपास मार्जिन है उसमें। और उसका कारण एक ही है कि कभी स्टील तेज़ हो जाता है, कभी सीमेंट तेज़ हो जाते हैं, कभी दोनों हो जाते हैं। लेबर का पैसा बढ़ता जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जा रहा है, कभी सैंड में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर और जो बिल्डिंग मटेरियल है, फिनिशिंग वगैरह के हैं और उनमें भी प्रॉब्लम है, तेज़ होते हैं, इसलिए वो मार्जिन गिर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो एक बार लिया जाता है, पहले ले लिया, ले लिया, अब उसमें तो खाली एस्केलेशन का बेनिफिट मिल सकता है, उसका फॉर्मूला फिक्स है, उसको भी कंपनी पहले कैलकुलेट कर लेती है, और जो टेंडर देने वाले, वर्कआउट देने वाले, वो भी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो जो अप्रत्याशित तेज़ी है, जिसका एंटिसिपेशन टेंडर दे से में कंपनी ने नहीं किया, उसके कारण मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर आ जाता है। लेकिन फिर भी चूँकि इस कंस्ट्रक्शन डिवीज़न में ग्रोथ बहुत है, वर्क ऑर्डर बहुत मिल रहे हैं, कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं। मैं आपसे बताऊँ, जो ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट आए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, उनमें खूब ऑर्डर्स मिले हैं, और मिलेंगे भी, भारत में भी मिलेंगे। खुद भी एक ग्रीन हाइड्रो का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। मतलब अब दूसरा डिवीज़न आता है अपना, इसकी IT की 2 सब्सिडरी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले 3 थी, अब वो मर्जर के कारण 2 हो गई। एक है L&T माइंडट्री, वो जनरल BFSI का इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाती है, और एक L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे ऑटोमोबाइल का है, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, फिर कोई DPR बनाना ही है, कोई सर्वे रिपोर्ट फाइल कर लिए, कोई ब्लूप्रिंट तैयार करना है किसी प्रोजेक्ट का, वो इस तरह के काम करते हैं। उनका भी कंपनी के प्रॉफिट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो कंट्रीब्यूशन करीब 7-8 हज़ार करोड़ रुपये साल का तो है कम से कम। करीब 38-39 हज़ार करोड़ का टर्नओवर तो है L&T माइंडट्री का, और 9.5-10 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इस तरह से 5-6 हज़ार करोड़ का करीब प्रॉफिट होता है इसको, नेट प्रॉफिट। उसमें इनकी एक कंपनी में 73% होल्डिंग है, और एक कंपनी में करीब 64-65% होल्डिंग है। तो वो दोनों मिला मिलू के एवरेज करीब 4 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट आना एनुअल बेसिस पर
L&T की बैलेंस शीट में जुड़ जाते हैं और डिविडेंड भी मिलता है इन कंपनियों से L&T को। और आफ्टरऑल कंपनी की स्ट्रेंथ है ये, मतलब बहुत साउंड कंपनीज हैं। फिर इनका शिपिंग डिवीज़न भी है और ये हाइड्रोकार्बन डिवीज़न भी है। इस तरह से ये डिवीज़न्स हैं और एक कैपिटल गुड्स डिवीज़न भी है, शिपिंग डिवीज़न भी हैं। वो बहुत भारी भरकम नहीं है लेकिन वो भी हैं। 10-15 हज़ार करोड़ का एनुअल टर्नओवर उनसे भी आता है, किसी से 8,000, 15,000, किसी से 20,000 करोड़ का। और ऑर्डर बुक में 4,65,000 की ऑर्डर बुक में वो ऑर्डर्स भी शामिल है, उनके भी शामिल हैं। और डिफेंस के अंदर भी ये भारत सरकार को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, एयरफोर्स को, इनको सप्लाई करते हैं मटेरियल, ऑर्डर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि भारत में वैसे तो IT वगैरह की मैनेजमेंट आ गई हो रहे, इनकी बात अलग है, लेकिन L&T का जो मैनेजमेंट था वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। और मैं बता रहा हूँ सन 83-84 में ये शेयर को 30-35 रुपये था, 10 पेड अप शेयर। आज 2 पेड अप शेयर, कई बोनस देने के बावजूद 3800 रुपये, और डिविडेंड दिए, फर्स्ट क्लास बोनस दिए हैं, चकाचक है मामला, मैनी फोल्ड हो गया ये पैसा। और अभी भी जो इसके प्रेजेंट MD हैं वो ये कह रहे हैं कि आई वांट टू सी दी वर्क दी ऑर्डर बुक एट अप टू 10 लाख करोड़। तो ये बहुत बड़ी बात है। 10 लाख खैर एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन आफ्टरऑल ये मैनेजमेंट के एग्रेसिव जो प्लान है, एग्रेसिव टारगेट है बिजनेस में, इसको शो करता है। और यही मतलब है कंपनी की स्ट्रेंथ होती है, इसी से कंपनी में प्रोग्रेस आती है। सुस्त जो मैनेजमेंट है, लेजी मैनेजमेंट हैं, वो कंपनी में प्रोग्रेस नहीं कर पाती। तो इसलिए ये कंपनी अभी भी बहुत मजबूत है, मेरे पास भी, आई एम स्टिल होल्डिंग दिस कंपनी और आई एम हैप्पी टू सी दिस। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोच लें, देख लें। और भारत के अंदर भी इंफ्रा का काम भी बढ़ रहा है, और ये PLI स्कीम आई है ना, इसके कारण भी दुनिया भर के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उनमें भी इसको काम मिल रहा है। और इंफ्रा का काम, PLI का काम, और ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स, रेलवे के काम, और पावर हाउसेज के काम, अल्टरनेट एनर्जी के काम, इन कामों के कारण इसकी जो ऑर्डर बुक है बढ़ती चली जाएगी सर, बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास है। लेकिन आप खरीदने से पहले सोचें, अभी रिजल्ट भी आने वाला है 30 अप्रैल तक इसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। उससे पहले इसकी दोनों कंपनीज हैं, 15-16 तारीख के आसपास वो जो LTI माइंडट्री और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का आएगा। फिर L&T फाइनेंस का, हाँ एक फाइनेंस डिवीज़न और है इसका, L&T फाइनेंस कंपनी जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी होल्डिंग इसके पास है, वो कंपनी भी अभी तक पिछले 15-20 सालों में तो प्रोग्रेस नहीं की, लेकिन अब प्रोग्रेस कर रही है। उसमें 35-40% की ग्रोथ आ रही है। अब वो ग्रोथ कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, दिस आई कैन नॉट से। लेकिन ठीक है, अच्छी कंपनी, अच्छे हैंड्स में है वो भी कंपनी में प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करती है, दैट्स ऑल। इस कंपनी की 100 रुपये के आसपास EP आ जाएगी एनुअलाइज बेसिस पर। अगर PE रेशो के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाए तो आज के इस वक्त के मार्केट में उसका 45 का PE रेशो तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई देखो ABB का PE रेशो 70 है, सीमेंस का PE रेशो भी इसी के आसपास है। तो चलिए वो फॉरेन कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, लेकिन ये कंपनी भी बहुत अच्छी रेपुटेड कंपनी है। इसका 45 तो मानो, तो इसका रेट वैसे तो 45 से बढ़ता है, लेकिन मुझे कहने का राइट नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। आप लोग खरीद ना लें इसको, आप देखें, समझें इसको, अपने कंसल्टेंट से बात करें, ये निर्णय आपको स्वयं लेना है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। अब अनदर थिंग आते हैं हम रिलायंस भारत की सिरमौर कंपनी है, बच्चा जानता है, कहानी किस्से खूब आते रहते हैं अखबारों में, TV पर, मोबाइल पे खूब आते हैं। आज भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है, इन्होंने काम भी किया है, नाम भी कमाया है, पैसा भी कमाया है, पैसा दिया भी है शेयर होल्डर्स को, मजदूरों को पैसा L&T ने भी दिया है, खूब दिया है, मजदूरों को पैसा दिया,
शेयर होल्डर्स को पैसा दिया, सरकार को टैक्सेस चुकाए, खूब फर्स्ट क्लास इनकम टैक्स चुकाया, जीएसटी चुकाया और ख़ुद भी मालोमाल बने। और आज कम से कम 15-20 हज़ार करोड़ के तो मकान में रहते हैं जो अंटालिया है बॉम्बे में। दैट इज़ ए वेरी गिग्नेटिक कॉस्टली ब्यूटीफुल हाउस। इसलिए इस पर चर्चा मैं समझता हूँ बेहतर होगा, बहुत डिटेल में चर्चा होगी इस पर मतलब। और मुझे भी बड़ा आनंद आता है इसकी चर्चा करने में। कई बातें हैं, कई एस्पेक्ट मैं बताऊंगा आपको इसके। मेरा काम खाली आपको ये एक निवेदन ये है कि मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बना रहा हूँ और ये तरीका बता रहा हूँ कि अच्छी कंपनी किसको मानोगे आप आत्मनिर्भर बनिए, आप टिप्स पर आधारित मत रहिए, आप इस योग्य बनिए कि आपको कोई चीटिंग ना कर सके। लोगों ने सहारा में इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड सुप में इन्वेस्टमेंट किया, पियरलेस में इन्वेस्टमेंट किया, शारदा चिट फंडों में लूट ले गए। ये बेचारे पंचर सुधारने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाट पकौड़ी बेचने वाले, खून पर धूप में खड़े होकर खून पसीना एक करके जिन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने सब ने अपना पैसा सब भेंट चढ़ा दिया। अरे भाई तुम इधर ही कुछ लगाते करते, अच्छी जगह पैसा म्यूचुअल फंडों में लगाते, बढ़िया शेयरों में लगाते, तो आज तुम्हारे बच्चे खुशहाल होते, तुम भी अच्छे मकानों में रहते, अच्छी शिक्षा देते तुम्हारे बच्चों को, हैं कोई दुकान ही खरीद लेते बजाय रेडी के। लेकिन मेरा अच्छे लोगों को भी है, अच्छे जो लोग हैं उनको भी है, और हर आदमी इतना पढ़ा लिखा तो हो नहीं सकता, लेकिन मोटे रूप में तो देख लो ताकि कोई। अच्छा इसके लिए क्या है, आप किसी से पूछोगे भी, मान लो आप क्वेश्चन भी कैसे पूछोगे अगर आपको जानकारी नहीं है तो। आपकी स्टडी तो होनी चाहिए, थोड़ी मोटे रूप में होनी चाहिए। और बैलेंस शीट में कंपनियां गड़बड़ कहाँ कहाँ करती हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। आप बैलेंस शीट पढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हवा नहीं है वो। अगर आदमी मैट्रिक पास भी है तो वो मैं बताऊंगा, आप मैट्रिक खोल के आराम से देख लीजिए बैलेंस शीट को, कुछ नहीं। जबकि ये आपको बाजार के जो एनालिस्ट हैं ये ऐसा हवा खड़के कि ये तो हम सब पढ़ ही हम सकते हैं और कोई पढ़ ही नहीं सकता, भगवान तो हम ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैट्रिक पास आदमी आराम से बैलेंस शीट पढ़ सकता है। अगर वो 3rd डिवीजन से मैट्रिक पास है तो पढ़ लेगा दिस आइकन से। तो आज ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन पूछना हो बेधड़क पूछें आप। थैंक यू। मेरी कोई सिफारिश नहीं है बाकी। थैंक यू।